नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्र सरकार ने सुषमा स्वराज का किया बचाव। वित्त मंत्री ने कहा विदेश मंत्री ने सही नियत से लिया फैसला। कांग्रेस की एसआईटी जांच की मांग। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अनंत कुमार ने सुशासन को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। जेडीयू ने साधा निशाना, कहा मोदी के अलावा पार्टी के पास कोई नहीं चेहरा। जम्मू कश्मीर के लिए बाढ़ राहत पैकेज का ऐलान। नुकसान की भरपाई के लिए 2437 करोड़ देगा केंद्र। 72,000 घर बनाने में मदद का वादा। पत्रकार जगेंद्र की हत्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। परिजनों से मिली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम। मुख्यमंत्री का न्याय दिलाने का भरोसा। निर्यात में लगातार छठे महीने कमी। मई में 20% की गिरावट। आयात में गिरावट के बावजूद विदेश से सोने की मांग हुई तेज। व्यापार घाटा हुआ कम। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। दिल्ली के तजुर्बे से सबक लेते हुए बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान न करने का संकेत दिया। राज्य में चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि राज्य में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं जो नीतीश की चुनौती का सामना कर सके। मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ऐलान की आरजेडी जेडीयू की चुनौतियों के बीच बीजेपी ने साफ किया है कि वो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी चुनाव में विकास और सुशासन के एजेंडे पर लोगों से वोट मांगेगी। अनंत कुमार ने लालू नीतीश के मेल पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का स्वराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस एनसीपी और दूसरे छोटे दलों को साथ लाकर सियासी बिसात में एनडीए को मात देने की पुरजोर कोशिश पे जुटे हुए हैं। सीटों के बंटवारे पर 6 सदस्यीय समिति रायशुमारी कर रही है। आरजेडी जेडीयू पहले ही गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को पेश कर चुके हैं। दोनों दलों का मानना है कि राज्य में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर सर्वसम्मति बनाई जा सके। चेहरे ही नहीं है तो मोदी के नाम से ही सारे चुनाव ने लड़े हैं, लोकसभा का भी विधानसभाओं के भी। यहाँ जो किरण बेदी खड़ी थी वो तो फेल हो गई थी, फिर मोदी जी सामने आकर के लड़े। एक दिशाविहीन दल जिसकी न कोई स्ट्रैटेजी न कोई कोहेरेंट आइडिया, और उसके आधार पर सिर्फ अगर मोदी जी को सामने लाकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि जो कुछ दिल्ली में हुआ उससे बेहतर परिणाम आएंगे और बिहार से चल करके ये विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने राज्यों में भी चुनाव नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पार्टी को इसका फायदा भी मिला। वहीं जम्मू कश्मीर में पार्टी पहली बार 25 सीट लाने में कामयाब रही। हालांकि दिल्ली में चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर किरण बेदी के नाम का ऐलान बीजेपी पर भारी पड़ा। यहां बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई। इससे सबक लेते हुए बीजेपी बिहार में ऐसा कोई कदम उठाने से बच रही है जिससे पार्टी को अंदरूनी क्षति पहुंचे और उसके मिशन बिहार पर खतरा पड़ जाए। बीजेपी और उसके सहयोगी दल सीट बंटवारे पर भी कोई फैसला चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद करने के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरी राजनीति और बिहार में बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बीजेपी जो खबरें दो तरह की मिल रही हैं। अनंत कुमार कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और इसके अलावा आपके जो बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं मोदी, उनका कहना है कि ये भ्रामक प्रचार है, चेहरे का फैसला या फिर नाम का फैसला कुछ दिन के बाद होगा। क्या है वास्तविकता, क्या है इस वक्त? देखिए, दो चीज़ है, ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन एक बात तो मानते हैं कि लोकतंत्र में जब भी हम चुनाव में जाएंगे तो जनता के मूड पर ही ये सारे फैसले होते हैं। आप ध्यान दीजिए कि लोकसभा के समय भी हम कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक लेते थे, जो मीडिया की रिपोर्ट आती थी, जो आपके सर्वे आए, उसके आधार पर यह तय हुआ कि जनता मोदी जी के पक्ष में है तो उनको आगे करके हमने चुनाव लड़ा। आप यहाँ भी देखिए कि अभी मोदी जी का
जलवा बरकरार है और उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी काम प्रशासनिक क्षमता, इससे लोग प्रभावित हैं। और एक साल में कांग्रेस जो करे 60 साल के रिजल्ट, वो जनता समझ रही है कि भाई अभी तो एक साल हुआ, मौका देना चाहिए। तो बिहार की जनता को भी ये विश्वास है कि जिस तरह जात पात और मजहब की राजनीति को किनारे किया लोकसभा में, तो हम लोगों को भी अंदेशा है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि अभी मोदी जी के नाम का क्या मतलब होता है, वहां थोड़े सीएम बनने जा रहे हैं। जो वरिष्ठ नेता होता है स्वाभाविक है, जो कदावर नेता हो, आज प्रधानमंत्री हैं तो वो प्रचार करता है। कभी अटल जी हुआ करते थे हमारे नेता। तो इसका कहने का मोदी जी का जो सुशासन चलता है, जिस तरह क्षमता है, जो इनके काम हुए हैं, इसको आधार बना करके हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये कह चुके हैं पटना की मीटिंग में कि हम, मोदी जी हमारे सबसे बड़े प्रचारक हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद हम तय करेंगे, जैसे महाराष्ट्र हरियाणा सब जगह आपने दिखा, हमने किया। तो ये कोई, अब आप जो कह रहे हैं कि मान लीजिए इसमें भ्रामक प्रचार है, भ्रामक नहीं है, कोई कह रहा है। सुशील जी भी वही बात की है कि आनंद जी ने ये नहीं बोला कि मोदी जी के नाम से वो मुख्यमंत्री होंगे, उनका नाम से प्रचार। उन्होंने बोला मोदी जी का जो काम है, उनका चेहरा क्या है। लालू जी के साथ जाने से 6 अगस्त 1997 को ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि यहाँ जंगल राज चल रहा है, तो उसी का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो जंगल राज का चेहरा बन गया, हमारा मोदी जी के नाम से सुशासन का चेहरा बन गया। लेकिन एक बात तो कहेंगे चौरसिया साहब की, जब किसी भी विधानसभा का चुनाव होना है तो एक सेनापति की तैनाती होती है और उसी सेनापति के सहारे होते हैं। मोदी जी के सहारे कब तक चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मोदी जी के सहारे नहीं। देखिए, वहाँ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, विधानमंडल दल के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, अब चुनाव के समय प्रभारी गए, और बाकी एक पूरी समिति है। चुनाव का कमान तो उन्हीं के हाथ में होता है कहीं भी प्रदेशों में। अब ये बात तो आप मानते हैं ना कि नीतीश जी को हटा दे तो जेडीयू 0 है, किसी भी पार्टी में लालू जी को हटा दे तो आरजेडी 0 है। बीजेपी तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो दर्जनों नेता आप भी मानते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में नेता, सीनियर नेता, 10 साल से 15 साल से, जिनका प्रशासनिक अनुभव भी रहा है और संवैधानिक दायित्व पर भी है। मैं आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो 15 से 20 बिहार के नेता हैं जो कि प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र तक की राजनीति करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कोई एक ऐसा नाम नहीं जिसके सहारे पर आप कहें कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जनता इनके नाम पर? मैं वही बताया ना कि ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई एक नाम आगे करते हैं तो वो उतनी विश्वसनीय नहीं हो पाए जितना नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिलेगा। तो ये देखना पड़ता है। ये आपकी बात सही है, प्रदेशों में भी ऐसा होना चाहिए। मैं कदावर नेता तो हमारे यहाँ हो गए, लेकिन आप जो तुलना करते हैं, देखिए नरेंद्र भाई मोदी भी जब संगठन में थे तो कोई तुलना नहीं करता था, जब मुख्यमंत्री बने तो एक कदावर नेता बन गए। हर की अपनी क्षमता होती है, पीएम बने और कदावर नेता बन गए। तो अभी एक बार बार जो कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि लालू जी नीतीश जी करें, लालू जी को नेता किसने बनाया, मुख्यमंत्री किसने बनाया? हमने बनाया। उस समय लालू जी नीतीश जी से भी बड़े बड़े नेता बीजेपी में ही हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री थे, यशवंत सिन्हा जी थे, सीपी ठाकुर जी थे। लेकिन यहाँ तय हुआ कि कि उनकी तो सीटें 33 थी, हमारी। लेकिन जब अपोजिशन टीम का कैप्टन तय हो चुका हो नीतीश कुमार के नाम पर, आपके विरोधी देखिए अपोजिशन टीम का कैप्टन देखिए लोकसभा में यही हुआ था, हमारा कैप्टन तय था, किसी का कैप्टन तय नहीं था। ये तो होता है, ये परिस्थितियां होती है। यानी आप पार्टी मान रही कि बिहार की लड़ाई थोड़ी मुश्किल में, इसलिए अभी भी किसी देखिए किसी लड़ाई को हल्के से तुम लेना नहीं चाहिए मेरे समझ से, और पार्टी लेती भी नहीं है। पार्टी ये गलती नहीं करेगी, और इतनी बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले नहीं करेगी। लड़ाई हम कांटे की मान रहे थे, लेकिन जैसे आप देखिएगा लोकसभा में जो नीतीश जी ने, काट तो चलता ही राजनीति में, हम कह दें कि जाति आधार नहीं चलता है तो ये भी बेमानी होगी। ये चलता है, नॉर्थ में चलता है, ज्यादा चलता है, सब जगह चलता है। तो ये जो महादलित का जो कार्ड खेला था नीतीश जी ने लोकसभा में, पूरा महादलित उनके साथ था, रामविलास जी का हमारे साथ था, ठीक है, पासवान, उसको तो महादलित में उन्होंने की। लेकिन मांझी जी के एपिसोड के बाद आप मानते हैं ना कि कम से कम महादलित नीतीश के साथ तो कभी नहीं जाएगा, और वो माइनस हुआ, हम उतने प्लस हो गए। अगर इस अंदाजे में भी जोड़िएगा और जब सर्वे होगा तो ये वोट हमारी तरफ आएगा। इसीलिए हमारी लड़ाई आसान हो गई, इसलिए वो बार बार अब कहने लगे कि बीजेपी चेहरा क्यों नहीं दी। इसके पहले नहीं बोलते थे। नहीं, उनका ये भी कहना है कि कई सारे वहां पर दावेदार हैं, मांझी भी तैयार हो जाएंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुशवाहा भी तैयार होंगे, रामविलास पासवान भी तैयार होंगे, और बीजेपी के अंदर खुद कम से कम 10 नेता। देखिए सब बोल चुके हैं कि जो बड़ी पार्टी बीजेपी का सीएम होगा ये तय हो चुका है, और बड़ी पार्टी हम हैं भी, ये भी आप मानते हैं। लोकसभा में हमने किया, ज्यादा सीटें हम ही लड़े, 30 सीट तो हमने लड़ी ना। तो ये मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में ये तो खूबसूरती है बीजेपी की भी और हमारे गठबंधन की भी कि इतने नेता, कदावर नेता हमारे पास हैं। रामविलास जी भी कोई नीतीश जी या लालू जी के छोटे कद के नेता है ऐसा तो नहीं है। हाँ, जो सीएम रहता है वहाँ एक उसका अलग रुतबा हो जाता है। तो सीएम 7 साल हमारे थे, उनका रुतबा भी देखिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हम कहते हैं ना संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जात।
जब नीतीश जी हमारे साथ थे, क्या रुतबा था, कितने अच्छे काम हो रहे थे, अमेरिका से लोग आकर के सर्टिफिकेट दे रहे थे। हटने के बाद बताइए किसने सर्टिफिकेट दिया कि अच्छी सरकार चल रही है। तब से तो उलझन में है और ये मजबूरी में है, क्योंकि नीतीश जी विरोध में इतने आगे चले गए थे हाँ, कि उनके लिए साथ रहना मुश्किल हो गया था। मैं कहता हूं कि राजनीति में दुश्मनी करो, जम के करो, मगर एक गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा नहीं हो। वो उनकी हालत हो गई थी। रिजाइन करने को हमने तो बोला नहीं था। इसलिए नीतीश जी ने जो 2-3 गलतियां की है, उसका पश्चाताप के लिए लालू यादव के पास वो चले गए। और एक बात और बता दूं आपको, आप जितना भी कर लीजिए, लोग भी समझ रहे हैं कि लालू यादव जी मजबूरी में नीतीश जी की घोषणा की है, क्योंकि कांग्रेस का प्रेशर था। नहीं, वो ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। हाँ। लेकिन आखिरी सवाल एक मैं आपसे, जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं कि एक मैं कहूं कि अवसरवादी राजनीति की बात कर रहे हैं, क्या उस अवसरवादी राजनीति की तरफ बीजेपी नहीं बढ़ रही है? जिस मांझी साहब को लेकर विरोध होता था, जैसे मांझी साहब बने उसके बाद आपके पक्ष में बोलना शुरू किए, आपने उनको न सिर्फ सपोर्ट करने की कोशिश की, बल्कि उनके जरिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को कारगर तरीके से बिहार में आगे बढ़ाने की। देखिए, मैं कभी अवसरवादी शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करता। ये राजनीति है, गणित का खेल है। लोग अपने वोट जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं। हम इसको गलत भी नहीं मानते। वो गए, हम कहाँ गलत मान रहे हैं? हम तो इतना ही कह रहे हैं कि वो 17 साल हमारे साथ थे, कि लालू जी के टिप्पणी था जंगल राज के खिलाफ, वो भी बोलते थे, वो अलग विषय हो। लेकिन हम भी वही गणित करते हैं। हम कहाँ कहते नहीं करते हैं, क्योंकि आपको वोट चाहिए ना। जब आप जीत जाएंगे तभी तो कुछ करेंगे। लेकिन एक इसमें एक चीज आपको जोड़ दूं, 40 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल लालू जी का, 10 साल इनका, 65 साल इन लोगों ने राज किया। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी को मौका देना है। एक पॉजिटिव सिग्नल हमारे लिए है, क्योंकि केंद्र में जिस तरह से नरेंद्र जी की सरकार चल रही है, लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति गुजरात में इतना काम किया कि हमें काम करने जाना पड़ता था, तो उनको उम्मीद है कि बिहार में हम 5 साल रहेंगे तो इतना अच्छा काम करेंगे। सरकार जी मोदी साहब के कामकाज को लेकर ही आप वहां पर वोट मांगेंगे। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, अपनी रणनीति को हमसे साझा करने के लिए। तो पहली खबर में इतना ही, लेकिन आगे बुलेटिन में आपको हम दिखाएंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की योग की तारीफ। सुषमा स्वराज पर लगे आरोपों पर गहराया विवाद। कांग्रेस के हमले हुए और तेज। विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। देखिए पहली खबर, आरोपों की राजनीति, आज रात 8 बजे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को वीजा दिलाने में जो भी मदद की, वो साफ नीयत से किया गया कदम था। उन्होंने ललित मोदी को बेजा फायदा पहुंचाने की बात से इनकार करते हुए कहा कि पूरी सरकार सुषमा स्वराज के फैसले के साथ खड़ी है। उधर ब्रिटेन सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ललित मोदी को ट्रैवल वीजा देने में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। नरेंद्र मोदी जी सरकार को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे स्टेट से कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालना है। अब नरेंद्र मोदी जी को बचा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी पार्टी कुछ भी कहना चाहे कह ले, सच्चाई ये है कि ब्लैक मनी वाला आदमी ललित मोदी को प्राइम मिनिस्टर बचा रहे हैं। उधर ललित मोदी के मसले पर लगातार दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सुषमा स्वराज की बर्खास्तगी की मांग करते हुए राहुल ने केंद्र सरकार पर काला धन रखने वालों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। ललित मोदी को ट्रैवल वीजा के मामले पर कांग्रेस का विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर हमला जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली और जयपुर में सुषमा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे के बहाने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं और साथ ही
ललित मोदी को मदद करने वाले बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने की मांग की है। और तमाम बड़े मंत्री और पूरा राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल है वो इसमें संलिप्त है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो और वो जांच सर्वोच्च न्यायालय करे और उसको मॉनिटर करे, सच सामने आए। We want to know the status of Mr. Lalit Modi in this country. Is he a tax offender? Is he an absconder? What is he? Why is Mr. Arun Jaitley quiet? Who's the आस्तीन का सांप? हालांकि ललित मोदी की ओर से सफाई देने के लिए सोमवार को उनके वकील सामने आए थे। वकील ने पूर्व की यूपीए सरकार पर ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज का पुरजोर बचाव किया है। यहाँ भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर, भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर प्रेशराइज किया है यूके की गवर्नमेंट को, लेकिन वहां का कानून और वहां के लोग भी यहाँ से जरा मुख्तलिफ हैं। प्रेशराइज किया क्या? नहीं, आप इनको नहीं दीजिए, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जो सुषमा जी ने एक मानवता के आधार पर जो उन्होंने निर्णय लिया है, पार्टी उससे पूरी तरह उनको सपोर्ट करती है। ऐसा बयान पहले ही दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। ये पूरा मामला ललित मोदी को पुर्तगाल से लंदन जाने के लिए ट्रैवल वीजा दिलाने से जुड़ा है। आरोप है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रिटिश उच्चायुक्त से आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में सिफारिश की थी। हालांकि सुषमा स्वराज ने साफ किया था कि उन्होंने सिर्फ मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की। लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे ललित मोदी को कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए पुर्तगाल जाना था। ललित मोदी पर 2010 में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित मैच फिक्सिंग, अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जांजगीर चांपा जिले में किसान पदयात्रा की। उन्होंने एनडीए सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आदिवासियों को उनके हक दिलाने की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को जांजगीर चांपा जिले में किसान संवाद यात्रा निकाली। 10 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में उन्होंने इलाके के किसानों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए और सूबे की रमन सिंह सरकार की नीतियों को किसान और आदिवासी विरोधी बताया। दिल्ली में मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन की सरकार आएगी, अच्छे दिन की सरकार, और वही मॉडल, वही राजनीति यहां रमन सिंह जी करते हैं। क्या आपको अच्छे दिन लग रहे हैं या बुरे दिन लग रहे हैं? बुरे दिन। डभरा की जनसभा में राहुल गांधी ने आदिवासियों और किसानों के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की नीतियों के चलते समाज के कमजोर तबकों को नुकसान हो रहा है। जमीन किसकी थी? आपकी थी, किसान की थी, मजदूर की थी, आदिवासी की थी, और पैसा किसको जाता है? एक उद्योगपति को जाता है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष ने खदानों और विकास परियोजनाओं की वजह से विस्थापित हुए आदिवासियों से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने न्याय दिलाने का भरोसा जताया है। इसके बावजूद आरोपी मंत्री पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस बीच आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, राममूर्ति वर्मा सस्पेंड नहीं होंगे और पूरा न्याय नहीं मिलेगा, तब तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना देंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इंसाफ की आस में अनशन पर बैठी पत्रकार जगेंद्र सिंह की पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन परिवार वालों का हौसला बढ़ता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा पर कार्रवाई नहीं की जाती, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सिम्टम्स में बीपी फॉल हो रहा है, ब्लड प्रेशर इनका कम हो रहा है, पल्स रेट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट ठीक है, टेम्परेचर से कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है। वो उस कंडीशन में जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है बॉडी को कॉम्पनसेट करने के लिए नीड्स को। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम चाह रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। आरोपी मंत्री पर कार्रवाई को लेकर परिजनों के साथ ही विपक्षी दल भी राज्य सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। सोमवार को कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने तो साफ कहा था कि जब तक
आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस मसले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं समाजवादी लोग, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। इस बीच मंगलवार को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने भी शाहजहांपुर में मृतक पत्रकार के परिजनों से मुलाकात की। टीम यहाँ भेजी है जांच करने के लिए। वो प्रिमा फेसिया तो है केस में तभी भेजी है। हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी परिवार वालों से लोग मिले हैं, आगे भी हम इसकी जांच करेंगे और अधिकारियों से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और फिर हम अपनी रिपोर्ट प्रेस काउंसिल को दिल्ली में सबमिट करेंगे। इस मामले में अब तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर में मंत्री राममूर्ति वर्मा का नाम होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबरों के मुताबिक जगेंद्र सिंह ने अवैध खनन के मामले पर मंत्री की गतिविधियों के खिलाफ फेसबुक पर जानकारी पोस्ट की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभिनेता और बीजेपी सदस्य गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई का चेयरमैन बनाने पर विरोध आज 5वें दिन भी कायम है। संस्थान के छात्र गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं और तमाम विपक्षी दलों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच गजेंद्र चौहान ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया। पुणे के जाने माने फिल्म और टेलीविजन संस्थान में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर छात्रों का विरोध जारी है। मंगलवार को छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और इन पोस्टरों के जरिए अपना विरोध जताया। लेकिन गजेंद्र चौहान ने कहा है कि राजनीतिक वजहों से उनकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मेरा निवेदन छात्रों से है कि आप इस राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये राजनीति से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा आपको ऐसा होगा कि हम मिलजुल कर काम करें। हमारा जो एजेंडा है वो सिर्फ एफटीआई होना चाहिए। छात्रों के विरोध में राजनीतिक दल और छात्र संगठन भी शामिल हैं। एनसीपी ने पुणे में संस्थान के बाहर प्रदर्शन किया तो दिल्ली में आइसा के सदस्यों ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के बाहर इस नियुक्ति को लेकर विरोध जाहिर किया। तमाम राजनीतिक दल भी इस मुद्दे के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे लोग जो समाज को कंट्रीब्यूट किया, सिनेमा को कंट्रीब्यूट किया, उस इंस्टीट्यूशन निकाले। आज हम देख रहे हैं कि किसको चेयरमैन बनाया गया, गजेंद्र चौहान। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है फिल्म के लिए? गुलजार साहब जो देश के सबसे बड़े कला के और सिनेमा के शख्सियत हैं, उनके स्थान पर गजेंद्र चौहान जैसे चतुर्थ किस्म के अभिनेता को बनाना कला और संस्कृति का अपमान है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, जितने भी अब संगठन जिनमें नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें वो देखते हैं कि कौन इनके भगवा करण एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। वही इनका मोटिव है और ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। महाभारत में युधिष्ठिर के किरदार से मशहूर हुए गजेंद्र चौहान टेलीविजन और सिनेमा की जानी पहचानी हस्ती हैं, लेकिन उनके विरोध के पीछे कम योग्यता के साथ साथ उनका बीजेपी से जुड़ाव भी माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति 9 जून को की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन को लेकर दिल्ली में पूर्व सैनिकों और अधिकारियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जंतर मंतर पर बारी बारी से भूख हड़ताल कर रहे लोगों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनका हक देने में बेवजह देरी की जा रही है। देश के कई दूसरे हिस्सों में भी अपनी मांग को लेकर पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री ने अपना पूरा ब्यौरा देकर फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया है। 17 अप्रैल मार्च का गया हुआ है और अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। कल से हम भूख हड़ताल पे हैं। यही नहीं, 50 से ज़्यादा पूरे शहरों के अंदर हो रहा है। आप अखबारों में पढ़ रहे हो, हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो ये हो रहा है, ये जारी रहेगा। दिल्ली में बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदेश बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि बिजली हाफ और पानी माफ किया जाएगा। डीईआरसी ने दिल्ली में बिजली के दामों में सोमवार को 6% की बढ़ोतरी की। इसके साथ ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग की है। राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। अगर राजेंद्र कुमार सही हैं तो सरकार को चाहिए कि जब तक वो निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती एसीबी की तरफ से, तब तक उनको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, उनको वहां से अलग करना चाहिए। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी का आज तीसरी बैठक हुई।
संसद भवन परिसर में इस बैठक में आज कुल 9 संगठनों और 7 विशेषज्ञों ने अपनी राय समिति के सामने रखी। इससे पहले हुई समिति की 2 बैठकों में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी चर्चा की थी। समिति अगले चरण में 21 से 25 जून तक चेन्नई, कोलकाता और मुंबई का दौरा कर रायशुमारी करेगी। जीएसटी बिल लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में पेश इस विधेयक पर आपत्तियों के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। समिति को अपनी सिफारिशें संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते में देनी। केंद्र सरकार पूरे देश में अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करना चाहती है। समिति की अगली बैठक अब 3 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने योग की तारीफ की है। मून का कहना है कि योग भेदभाव नहीं करता और इसे करने से संतुष्टि मिलती है। मून ने ये बात 21 जून को मनाए जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कही है। बान की मून ने कहा कि अलग अलग स्तरों पर सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, फिर चाहे उनकी क्षमता, उम्र या योग्यता कितनी भी हो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बताया कि जनवरी में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली में योग की कोशिश की थी। म्यांमार पर बान के सलाहकार और वरिष्ठ भारतीय राजनयिक विजय नाम्बियार ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को योगाभ्यास में मदद की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक किताब आज भेंट की गई। चीनी भाषा में लिखी गई इस किताब के लेखक राज्यसभा सांसद तरुण विजय हैं। इसका नाम मोदी इनक्रेडिबल इमर्जेंस ऑफ अ स्टार है। इसको सिचुआन विश्वविद्यालय के साउथ एशिया स्टडीज सेंटर ने प्रकाशित की है। उपराष्ट्रपति निवास में इस मौके पर ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश चंद्रा और जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति इसके सुपोरी भी मौजूद थे। थैंक यू। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।